आज की इस विस्तृत चर्चा में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ कुछ नोट्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। शानदार शुरुआत। तो किसी भी छिपे हुए कोड को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। ये जो पूरा अल्फाबेट मैट्रिक्स है ना, इसकी नींव इस बात पर टिकी है कि अक्षरों की पोजीशन क्या है। मतलब लेफ्ट और राइट वाली बात। हाँ, बाएं यानी लेफ्ट से गिनने का सीधा सा मतलब है ए को 1 मानना और सीधा जेड तक जाना जो 26वां अक्षर है, और दाएं यानी राइट से गिनने का मतलब है जेड को 1 मानना और पीछे की ओर ए तक आना। ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन नोट्स में जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है इस पूरी वर्णमाला का बंटवारा। मतलब ये कोई लगातार चलने वाली ए से जेड तक की ट्रेन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 26 अक्षर असल में 13-13 के दो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। एम 13वें नंबर पर आता है जो पहले हिस्से का आखिरी अक्षर है, और फिर एन 14वें नंबर पर है जहां से दूसरा हिस्सा शुरू होता है। और पता है, ये 13-13 का विभाजन कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक परफेक्ट मैथमेटिकल सिमेट्री है, समरूपता। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब हम किसी बड़े डेटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक बड़ी उलझन की तरह देखने के बजाय 2 छोटे और आसान ब्लॉक्स के रूप में प्रोसेस करता है। और इसी समरूपता से हमारा पहला और सबसे बड़ा नियम निकल कर आता है, जिसे कहते हैं द 27 रूल। ओहो, मुझे इसी नियम पर आना था। यहाँ साफ साफ लिखा है कि किसी भी अक्षर के लेफ्ट और राइट पोजीशन को जोड़ने पर हमेशा 27 आता है। मतलब L + R = 27। बिल्कुल। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मेरा दिमाग थोड़ा चकरा गया था। मैं सोच रही थी कि भाई जब अक्षर ही कुल 26 है तो उनका जोड़ 27 कैसे आ सकता है। ये बहुत ही लाजमी सवाल है और ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। 26 अक्षरों के बीच ये 27 का आंकड़ा अचानक आसमान से तो नहीं टपका है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मैंने इसे अपने दिमाग में सुलझाने के लिए एक एनालॉजी सोची है। आप बताइएगा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए कि एक लाइन में 26 कुर्सियां रखी हैं, ठीक है? ठीक है। अब मैं बाएं तरफ से गिनना शुरू करती हूँ और 10वीं कुर्सी पर जाकर अपना हाथ रख देती हूँ। फिर मैं दाएं तरफ से यानी लाइन के अंत से उसी कुर्सी को गिनना शुरू करती हूँ। जब मैं दाएं से गिनते हुए उस कुर्सी तक पहुँचती हूँ तो असल में मैंने उस एक कुर्सी को 2 बार गिन लिया है। एग्जैक्टली। एक बार बाएं से आते हुए और एक बार दाएं से आते हुए। इसीलिए 26 कुर्सियों की लाइन में जब हम दोनों तरफ की पोजीशन जोड़ते हैं तो वो 26 + 1 यानी 27 हो जाता है। ये उदाहरण एकदम सटीक है। एक ही वस्तु या अक्षर की ये जो ओवरलैपिंग काउंटिंग है, उसे 2 बार गिनना, यही इस 27 के नियम को जन्म देती है। वाकई ये बहुत लॉजिकल है। और इस नियम की असली ताकत ये है कि ये रटने की जो हमारी आदत है उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। अगर आपको ये पता है कि दोनों दिशाओं का जोड़ हमेशा 27 होगा तो दाएं यानी राइट से पोजीशन निकालने के लिए आपको कभी भी उल्टी गिनती नहीं गिननी पड़ेगी। मतलब हमारे पास एक अचूक फॉर्मूला आ गया, राइट बराबर 27 - लेफ्ट। बिल्कुल। चलिए इसी प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। मान लीजिए अक्षर टी बाएं से 20वें नंबर पर है। ठीक है। अब अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दाएं से इसका नंबर क्या होगा, तो आपको अपनी उंगलियों पर Z, Y, X गिनने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे सिर्फ 27 में से 20 घटाना है। और उत्तर क्या आया? 7। मतलब दाएं से टी 7वां है। ये तो एक तरह का जादू हो गया। जादू नहीं, बल्कि एग्जाम के तनाव से बचने का ये एक बहुत बड़ा हथियार है। जब घड़ी टिक टिक कर रही होती है ना और हर सेकंड कीमती होता है, तब ये फॉर्मूला दिमाग को शांत रखता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल नजर आ रहा है। वो क्या? ये फॉर्मूला तभी काम करेगा ना जब मुझे बाएं से उस अक्षर की पोजीशन याद हो। हाँ, जाहिर है। मतलब 27 में से 20 घटाने के लिए मुझे ये तो पता होना ही चाहिए कि टी 20वें नंबर पर है। अगर मुझे यही याद नहीं है तो मैं 27 में से क्या घटाऊंगी? क्या इसके लिए फिर से मुझे पूरी ABCD नहीं रटनी पड़ेगी? आपका ये डाउट बिल्कुल वाजिब है। अगर नींव ही कमजोर है तो 27 का फॉर्मूला कोई चमत्कार तो कर नहीं सकता। वही तो। लेकिन इसका जवाब ये बिल्कुल नहीं है कि आप A से Z तक रटना शुरू कर दें। यहीं पर विज्ञान और मेमोरी हैक्स हमारी मदद करते हैं। मेमोरी हैक्स? हाँ, हमारा जो मानव मस्तिष्क है वो कोरे आंकड़ों की लंबी लिस्ट को एक साथ याद रखने के लिए नहीं बना है। ये चंकिंग पर काम करता है। चंकिंग मतलब बड़े डेटा को छोटे हिस्सों में बांटना? बिल्कुल, बड़े और जटिल डेटा को छोटे और आसानी से याद होने वाले हिस्सों में बांट देना।
हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि नोट्स में ईजेओटी यानी इजोटी नियम पर इतना जोर क्यों दिया गया है। हाँ, वही जोटी। शुरुआत में मुझे लगा ये कोई अजीब सा शब्द है, लेकिन जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो ये 5 के गुणों को यानी 5 की टेबल पर आधारित है। E5 है, J10 है, O15 है, T20 है और Y25 है। सही कहा। ये 5 अक्षर पूरे 26 अक्षरों के जंगल में माइलस्टोन्स या कह लीजिए पिलर्स का काम करते हैं। जब आप अपने दिमाग में 5-5 के गैप पर ये पिलर्स बना लेते हैं तो कोई भी अक्षर इन पिलर्स से ज्यादा 2 कदम की दूरी पर होता है। मतलब मुझे कभी भी ए से गिनती शुरू नहीं करनी पड़ेगी? कभी नहीं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मुझे क्यू का नंबर खोजना है। हाँ। अब मैं ABCD से शुरू नहीं करूंगी। मुझे ई जो YT से याद है कि O का नंबर 15 है। ठीक है, फिर आगे? तो O के बाद P होगा 16 और Q होगा 17। बात खत्म। मेरे दिमाग के लिए ये प्रोसेस कितना आसान हो गया। और सिर्फ यही नहीं, विजुअल मेमोरी भी तो एक बहुत बड़ा टूल है। हाँ। क्या आपने अक्षरों की आकृतियों वाले हिस्से पर गौर किया था? ओ, वो तो मेरा फेवरेट हिस्सा था। मुझे हमेशा लगता था कि कुछ अक्षरों की बनावट बड़ी अजीब सी होती है, लेकिन यहाँ पता चला कि उनकी बनावट में ही उनका नंबर छिपा होता है। जैसे कि? सबसे बेहतरीन उदाहरण M और W का है। अगर आप M को थोड़ा क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो बिल्कुल 3 जैसा दिखता है। हाँ, बिल्कुल दिखता है। और चूंकि ये वर्णमाला के पहले हाफ में है तो ये 13 हुआ, और W को घुमाएं तो वो भी 3 बनता है, लेकिन वो अंत के करीब है तो वो 23 हुआ। देखा, ये हमारी इस टेंडेंसी का फायदा उठाता है जहां हम नंबर जैसी बोरिंग चीजों को ठोस आकृतियों से जोड़ देते हैं। हमारा दिमाग इमेजेस को डेटा से कहीं ज्यादा तेजी से स्टोर करता है। और विपरीत अक्षरों यानी ऑपोजिट लेटर्स की कहानी तो और भी मजेदार है। हाँ, विपरीत अक्षर वो होते हैं जिनकी बाएं और दाई पोजीशन का जोड़ ठीक 27 होता है, जैसे A और Z। लेकिन बीच के अक्षरों को कैसे याद रखें? इसके लिए रोजमर्रा के शब्दों और कहानियों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे लव शब्द। ये बहुत ही चतुर तरीका है। लव शब्द में L और O एक दूसरे के विपरीत हैं। L 12 है, O 15 है, जोड़ 27 हो गया। और V और E भी एक दूसरे के विपरीत हैं। V 22, E 5, उनका जोड़ भी 27। एक ही साधारण से शब्द से आपने 2 विपरीत जोड़े हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिक्स कर लिए हैं। और वो इंडियन रेलवे वाली ट्रिक भी तो है। I का विपरीत R है। अगर मुझे पता है कि K का नंबर 11 है तो उसका विपरीत P सीधे 16 हो जाएगा, क्योंकि 11 और 16 मिलकर 27 होते हैं। इसे कानपुर या काला पानी जैसे शब्दों से भी याद रखा जा सकता है। तो अब हमने एक बहुत ही ठोस बुनियादी ढांचा खड़ा कर लिया है। हमें अक्षरों की पोजीशन पता चल गई है, 27 का जादुई नियम समझ आ गया है और हमने मेमोरी हैक्स भी देख लिए हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। हाँ, असली चुनौती तब आती है जब ये अक्षर और दिशाएं आपस में टकराने लगती हैं। दिशाओं का खेल। जब एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल, लोग अक्सर घबराकर ABCD लिखने लगते हैं और फिर अपनी उंगलियों से या पेन की नोक से कूद कर गिनते हैं, जो कि टाइम की बहुत बड़ी बर्बादी है। और अगर बीच में एक भी जम गलत हुआ तो पूरी मेहनत पानी में। ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए हल करने के लिए एक बहुत ही सीधा गणितीय नियम है, जिसे मैं चुंबक का नियम या मैग्नेट रूल कहना पसंद करूंगी। नोट्स में से इतनी खूबसूरती से समझाया गया है। तो क्या है ये चुंबक का नियम? देखिए, हम सभी ने बचपन में चुंबक से खेला है। जब चुंबक के समान ध्रुव यानी सेम पोल्स पास आते हैं तो वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। हाँ, रिपेल करते हैं। और जब अलग अलग ध्रुव पास आते हैं तो वे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक यही लॉजिक यहाँ दिशाओं पर लागू होता है। अलग अलग दिशाएं जैसे लेफ्ट और राइट हमेशा जुड़ती हैं, यानी प्लस होती हैं। और समान दिशाएं? समान दिशाएं जैसे लेफ्ट और लेफ्ट या राइट और राइट हमेशा घटती हैं, यानी माइनस होती हैं। ये समानता इसे याद रखना बहुत आसान बना देती है। अगर सवाल में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां पूछा गया है तो दिशाएं अलग हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट। इसलिए हम सीधा 12 और 5 को जोड़ देंगे, जो हुआ 17। 17 तो आ गया, पर यह 17वां अक्षर आप गिनेंगी कहां से, बाएं से या दाएं से? यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। ओह हाँ, ये तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। नियम यह है कि गिनती हमेशा प्रश्न में दी गई पहली दिशा से शुरू की जानी चाहिए। हमारे उदाहरण में सवाल शुरू हुआ था बाएं से 12वें, तो पहली दिशा बाएं यानी लेफ्ट है। समझ गई। इसलिए जो 17 आया उसे हम बाएं से गिनेंगे। और EJOT की मदद से हम जानते हैं कि 15 पर O है, 16 पर P,
तो बाएं से 17वां अक्षर Q होगा। अगर मैं ये छोटी सी बात भूल जाती और दाएं से 17वां गिन लेती तो मेरी सारी कैलकुलेशंस नहीं होने के बावजूद मेरा आंसर एकदम गलत हो जाता। बिल्कुल। और इसी दिशाओं के खेल में एक और कॉन्सेप्ट आता है, मध्य अक्षर, यानी एग्जैक्ट मिडिल निकालना। मतलब दो अक्षरों के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर बैठा है। हाँ, और इसके लिए औसत का नियम या द एवरेज रूल इस्तेमाल होता है। दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, मतलब लेफ्ट 1 प्लस लेफ्ट 2 डिवाइडेड बाय 2। उदाहरण के लिए, जैसे अगर सवाल है कि बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के बिल्कुल बीच क्या होगा, तो 4 और 18 को जोड़ा हुआ 22 और 22 का आधा हुआ 11। और 11वां अक्षर क्या होगा? 11वां अक्षर EJOTY के J जो 10 है उसके ठीक बाद वाला यानी K होगा। चुटकियों में हल। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो क्या? औसत निकालने के लिए दोनों दिशाओं का समान होना और विशेष रूप से दोनों का लेफ्ट से होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब अगर एक पोजीशन बाएं से दी है और दूसरी दाएं से, तो मैं सीधा उन्हें जोड़कर आधा नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करेंगी तो उत्तर 100% गलत आएगा। तो फिर क्या करना होगा? आपको पहले अपने उसी पुराने 27 के नियम का उपयोग करके उस दांव वाली पोजीशन को बाएं में बदलना होगा। जब दोनों वैल्यूज लेफ्ट में आ जाएंगे, केवल तभी आप औसत का नियम लगा सकती हैं। ओके, ये पॉइंट नोट करने लायक है। तो ये तो हो गए सीधे सीधे नियम। लेकिन अब हम उस इलाके में घुस रहे हैं जहां से असल में दिमाग की नसें खींचना शुरू होती हैं। आप अर्धांशों के उलटने की बात कर रही हैं माए, है ना? रिवर्सिंग हाफ्स। हाँ, क्या हो अगर हम वर्णमाला के नियम ही पलट दें? ये रीजनिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मुझे भी यही लगा था। अगर पहले आधे हिस्से यानी A से M तक को उल्टा कर दिया जाए, मतलब उसे M से A लिख दिया जाए, तो सारे पुराने नियम तो टूट जाएंगे ना। A की जगह M आ गया, B की जगह L आ गया। यहाँ तो सब कुछ उलझ गया। पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि पूरा सिस्टम टूट गया है, लेकिन गणित की यही तो खूबसूरती है कि वो कभी टूटता नहीं है। वो बस नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तो नया नियम क्या बनता है? जब पहला हाफ उल्टा होता है तो एक नया फॉर्मूला काम करता है, 14 - n। एक मिनट, ये 14 कहाँ से आ गया? अभी तक तो हमारा बेस 27 चल रहा था, अचानक से ये 14 कैसे बन गया? इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। वर्णमाला का पहला हिस्सा कितने अक्षरों का है? 13 अक्षरों का। ठीक है, जब हम इन 13 अक्षरों के क्रम व्यवस्था को पलट देते हैं तो जो अक्षर पहले नंबर A पर था, यानी A, वो अब 13वें नंबर पर चला जाता है। हाँ, और जो B नंबर 2 पर था वो 12वें नंबर पर आ जाता है। अब जरा इनकी पुरानी और नई पोजीशन को जोड़कर देखिए। 1 + 13 कितना हुआ? 14। और 2 + 12 कितना हुआ? 14। ओह, मतलब क्योंकि हम 13 अक्षरों के सेट को पलट रहे हैं तो उनका योग 13 + 1 14 बन जाता है। एग्जैक्टली। ठीक वैसे ही जैसे 26 अक्षरों की पूरी वर्णमाला को पलटने पर हमारा बेस 27 बना था। ये तो बहुत ही गजब का पैटर्न है। तो अगर वैल्यू 1 से 13 के बीच है और पहला हिस्सा उल्टा है, तो आपको बस उसे 14 में से घटा देना है। समझ गई। लेकिन असली दिमागी कसरत तो तब होती है जब द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड हाफ को उलट दिया जाता है। हाँ, n से z तक को पलटकर z से n कर दिया जाए। और यहाँ नोट्स में जो फॉर्मूला दिया गया है वो है 40 - n। अब मुझे पक्का यकीन है कि कोई भी पहली बार इसे देखेगा तो सोचेगा कि 26 अक्षरों की वर्णमाला में 40 का आंकड़ा कहाँ से कूद पड़ा। तो क्या आप इस 40 के रहस्य को डिकोड कर पाई? मुझे थोड़ा समय लगा, पर जब मुझे इसका लॉजिक समझ आया तो लिटरली मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। अच्छा, तो समझाइए इसे। देखिए, जब दूसरा हिस्सा पलटता है तो पहले 13 अक्षर A से M तक सुरक्षित रहते हैं, वे अपनी जगह पर डटे रहते हैं। हमें सिर्फ दूसरे हिस्से को पलटना है। बिल्कुल सही। अब पूरी वर्णमाला को पलटने का हमारा ओरिजिनल बेस क्या था? 27 था। लेकिन यहाँ हमने पहले 13 अक्षरों को छोड़ दिया है, उन्हें स्किप कर दिया है। तो हम उस पुराने बेस 27 में उन 13 अक्षरों को जोड़ देते हैं जो सुरक्षित हैं। जी हाँ, 27 जो बेस है प्लस 13 जो सुरक्षित अक्षर है बराबर 40। इसीलिए जब दूसरा हाफ उल्टा हो और हमारी वैल्यू 14 या उससे बड़ी हो तो हम उसे सीधे 40 में से घटा देते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। जब किसी बड़े सिस्टम का आधा हिस्सा बदल जाता है तो हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये पहचानना है कि क्या स्थिर है
और क्या बदल रहा है। और फिर दोनों को मिलाकर एक नया नियम बना लेना है। और ये सारे नियम, ये सारा गणित हम बिना एक भी अक्षर कागज पर लिखे कर रहे हैं। यही तो इस मास्टर कोड की खासियत है। अब इन नियमों को असली शब्दों पर लागू करने का समय आ गया है। नोट्स के आखिरी हिस्से में अक्षरों के जोड़े खोजना और शब्द निर्माण की बात की गई है। हाँ, द गैप गेम। ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पैटर्न है। सवाल कुछ ऐसा होता है कि किसी दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसे डिक्शनरी गैप खोजना कहते हैं। शुरुआत में तो ये सवाल पढ़ने में ही किसी पहेली जैसा लगता है, लेकिन इसे हल करने का तरीका बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। आपको कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं लगाना है। तो क्या करना है? आपको बस शब्द के पहले अक्षर पर उंगली रखनी है और वहां से सामान्य ABCD पढ़ना शुरू करना है। जहां आपकी आवाज और लिखा हुआ अक्षर मैच कर जाए, वो एक जोड़ा बन जाता है। इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए शब्द है PLANT, प्लांट। अगर मैं पहले अक्षर P से शुरू करूं, तो P के बाद मैं बोलूंगी QRST। और T बोलते ही क्या हुआ? जब मैंने अपने मुंह से T बोला, तो मैंने देखा कि शब्द का आखिरी अक्षर भी T ही लिखा है। मतलब मेरी आवाज और लिखावट में एक परफेक्ट मैच हो गया। बिल्कुल। P और T के बीच शब्द में 3 अक्षर हैं, लैन। और असली वर्णमाला में भी P और T के बीच 3 अक्षर होते हैं, QRS। ये तरीका बहुत सटीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे सिर्फ बाएं से दाएं गिनते हैं। मतलब सिर्फ आगे की तरफ। हाँ, जबकि वर्णमाला का क्रम दोनों दिशाओं में मौजूद हो सकता है। आपको राइट से लेफ्ट भी वापस गिनना चाहिए। सही कहा। और इसके बाद आता है शब्द निर्माण या वर्ड फॉर्मेशन। एक बड़ा सा मूल शब्द दिया जाता है और 4 विकल्प देके पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द बन सकता है या कौन सा नहीं बन सकता। इसे हल करने की क्या ट्रिक है? मैंने इसे समझने के लिए एक बड़ी मजेदार एनोलॉजी बनाई है, जिसे मैं रसोई घर का नियम या द किचन एनोलॉजी कहती हूँ। रसोई घर का नियम। चलिए देखते हैं कि अल्फाबेट्स और रसोई का क्या कनेक्शन है। मान लीजिए जो मूल शब्द आपको सवाल में दिया गया है वो आपका फ्रिज है और उसमें रखे अक्षर आपके मसाले या इंग्रेडिएंट्स। ओके, दिलचस्प है। और आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं वे वो डिश हैं जो आपको बनानी है। लॉजिक बहुत ही साधारण है। जो अक्षर या मसाला आपके फ्रिज में मौजूद ही नहीं है, आप उससे वो डिश नहीं बना सकते। ये एलिमिनेशन तकनीक को विजुअलाइज करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जैसे नोट्स में एक उदाहरण था, मूल शब्द है मेजरमेंट। अब पूछा गया है कि क्या इससे ट्रेन बन सकता है। तो क्या करेंगे आप? तो मैं अपना फ्रिज यानी मेजरमेंट खोलती हूँ। मुझे T चाहिए, हाँ फ्रिज में है। R चाहिए, हाँ वो भी है। A चाहिए है, I चाहिए, अरे मेजरमेंट में तो आई नाम का कोई मसाला है ही नहीं। तो डिश नहीं बन सकती? बिल्कुल नहीं। मतलब मैं ट्रेन नाम की डिश नहीं बना सकती। वो विकल्प तुरंत बाहर हो गया, एलिमिनेट। यहाँ हम सीखते हैं कि सही उत्तर ढूंढने से ज्यादा जरूरी ये है कि गलत उत्तर को कितनी जल्दी पहचाना जाए। आपको पूरा शब्द बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक मिसिंग अक्षर ढूंढना है और वो विकल्प रेस से बाहर। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें तो नोट्स के अंत में द मास्टर मैट्रिक्स नाम की एक बहुत ही कमाल की स्लाइड है जो सब कुछ एक जगह समेट देती है। हाँ, हमारे EJOT पिलर्स, लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27 का नियम, दिशाओं के लिए चुंबक का नियम जहां समान में माइनस और अलग में प्लस होता है, प्रथम अर्धांश पलटने पर 14-n और द्वितीय अर्धांश पलटने पर 40-n। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मैट्रिक्स के साथ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी जुड़ी है। वो क्या? ये ट्रिक्स, ये फॉर्मूले आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपका समय बचा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही सफलता की